हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का गोल्डन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछे गए हैं उसके बारे में। और आज हम लोगों का जो सवाल चल रहा है वो ईयर हमने उठाया है 2018 से। जी हाँ, 2018 का क्वेश्चन बैंक को अभी हम लोग इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। और उसमें भी कौन सा सब्जेक्ट को, तो फिजिक्स के पूरे सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। एक चीज ध्यान रखना है कि किसी भी एग्जाम को देने से पहले आपको उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको यह बात पता चलती है कि किस पैटर्न पे आपको सवाल पूछा जाता है, और उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को भी आगे बरकरार रखते हैं और अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो हमें भी अपनी मंजिल को पाने के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो आप सभी को स्क्रीन बोर्ड पे पहला सवाल दिखाई दे रहा होगा। एक चीज ध्यान रखेंगे, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ सवाल पे ही फोकस नहीं करेंगे, उस सवाल के बेसिक आइडिया को भी समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना है, अगर इस वीडियो लेक्चर में आपको 30 सवाल को मैं करवाऊंगा तो 30 सवाल को करने के साथ साथ उस बेसिक पे जितने भी सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, यानी कि जैसे आप सवाल देख रहे हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम दर्शाता है, यानी इससे रिलेटेड गति का प्रथम नियम यहां पे दिया है, तो गति से रिलेटेड जो भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उसके बारे में हम लोगों को यहीं पे अध्ययन कर लेना है। यानी कि कहने के लिए सवाल हमारा एक होगा, लेकिन इसके आधार पे हर एक सवाल में मैं लगभग 10 से 15 सवाल का स्टडी आपको करवाता चला जाऊंगा। यानी कि अगर देखा जाए 30 सवाल है तो कुल मिला के हमको समझ करके चलना है कि 30 सवाल को करते करते कम से कम मेरा 300 सवाल का सॉल्यूशन हो जाए, उसका आंसर हमारे पास में आ जाए, तो हमारा तैयारी बहुत बेहतर ढंग से होगा। तो हम लोग इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे वीडियो प्रारंभ करते हैं। चलिए, जैसे सबसे पहला सवाल है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम दर्शाता है। तो यहां पे ऑप्शन है ऊर्जा को, कार्य को, जड़त्व को और जड़त्व आघूर्ण को। इसको समझने के लिए ध्यान देंगे यहां पे न्यूटन साहब ने गति के नियमों को दिया, जिसे इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में छापा। यह सवाल भी एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है कि गति के नियमों को किस किताब में छापा गया, तो प्रिंसिपिया, नोट कर लेंगे सभी। दूसरा सवाल ये उठता है कि न्यूटन साहब ने गति के कितने नियमों को दिया है बाबू, तो गति के 3 नियमों को दिया है। पहला नियम के बारे में ध्यान समझना, यदि कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है या विरामावस्था में है तो वह वस्तु उसी अवस्था को बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। यह हमारा न्यूटन का पहला गति नियम। ध्यान रखना है, इस नियम से बल की परिभाषा मिलती है। याद रखना, इस नियम से बल की परिभाषा मिलती है। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, या इस नियम को जड़ता का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था, इस कारण से इस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो यहां से अगर देखा जाए तो कुल मिला के 5-6 सवाल हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। इसी में यहां पे क्या कह रहा है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम दर्शाता है। हमने क्या क्या बताया अभी, यही नियम से बल की परिभाषा भी मिलती है, इसी नियम से जड़त्व का नियम भी मिलता है, और जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया, इसी कारण इस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो यहां पे ऊर्जा नहीं होगा, कार्य को नहीं होगा, जड़त्व को, जी हां, न्यूटन का प्रथम गति नियम से जड़त्व की परिभाषा तो मिल रही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पे देख रहे होंगे सभी, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, रॉकेट। जी हां, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके बारे में भी ध्यान से समझना। रॉकेट जो है ये उड़ता है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हम सभी को पता है रॉकेट जब उड़ता है तो यहां पे फ्यूल का दहन होता है। तो इसमें जो ये रॉकेट का उड़ना ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है, याद रखोगे सभी कि रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहीं पे है बाबू, ध्यान से समझिए। ऊर्जा संरक्षण नहीं होगा,
द्रव्यमान संरक्षण नहीं होगा, रेखीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण। तो यहां पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कौन सा, सी। जैसे हमने बोला था अभी, संवेग, रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगले सवाल की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखोगे, यहां पे सवाल है परम शून्य ताप क्या है। परम शून्य ताप क्या है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस, बी है 0 केल्विन, सी है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर डी है 273 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से समझिएगा, अगर तापमान के बारे में मैंने सवाल को छेड़ दिया तो इससे रिलेटेड जितने भी सवाल टेम्परेचर से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, मैं यहीं पे समाप्त कर देता हूं। देखिए, परम शून्य ताप बाबू होता क्या है? परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ध्यान समझना है, परम शून्य ताप होते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। जब आप ऑप्शन देखोगे तो सेल्सियस में जो हमारा पड़ा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, बाकी तो सेल्सियस -273, अगर यहां पे है भी तो प्लस में 273 है, ये नहीं होगा। अब सवाल उठते हैं कि क्या एक बार हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करके देखते हैं वो कैसे होते हैं। तो बच्चों, आपने एक बात पढ़ा होगा, के बराबर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, के बराबर 273 प्लस सी। यहां पे सी का वैल्यू कितना है? 273, माइनस भी है तो यहां पे 273, अब प्लस है बबुआ, प्लस, अब प्लस को जोड़ना सी को, सी का वैल्यू कितना है? सी बराबर ही तो ये दिया था -273, तो -273 ये ब्रैकेट में हमने ले लिया है। प्लस माइनस जब आप कैलकुलेट करोगे, यहां पे देखोगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 273 में से -273 चला जाएगा तो हमारा आ जाएगा 0 केल्विन। जरा ऑप्शन को गौर से पढ़िए, क्या ऑप्शन नंबर बी में है हमारा 0 केल्विन? तो जी हां, यहां पे ध्यान से देखने के बाद आपको यह पता चलता है कि ऑप्शन नंबर बी में 0 केल्विन दिया हुआ है, तो हमारा आंसर ये हो जाता है। मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं कि वो 273 डिग्री सेल्सियस मार देते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट अगर यदि डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो -273 डिग्री सेल्सियस, वहीं अगर यदि केल्विन में पूछेगा 0 केल्विन हो जाता है, और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो आप आसानी से इसको निकाल भी सकते हैं, सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन एक चीज अब यहां पे देखते हैं, हम लोग सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर यदि इसका सवाल आपके एग्जामिनेशन में कुछ पूछा जाए तो आप वहां पे कैसे सॉल्यूशन करते हैं? एक चीज देखिए, टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी सवाल अगर आपसे पूछे कि यहां पे याद रखना, केमिस्ट्री में वैसे आपको इसके बारे में जानकारी लेना, लेकिन फिजिक्स में भी देख लीजिएगा, आपको पूछा जाता है एनटीपी, यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर जो होगा बाबू, टी बराबर याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर इसी को हम बोलते हैं 273 केल्विन। वहीं अगर मैं प्रेशर की बात करूं, P बराबर एक वायुमंडलीय दाब होता है। ये एक वायुमंडलीय दाब कितना होगा इसको भी ध्यान में रखेंगे सभी। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होगा 76 सेंटीमीटर Hg का दाब, या फिर इसी को mm में कन्वर्ट कर लेंगे 760 mm Hg का दाब। इस प्रकार से आप ये भी स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, यहां से ये भी सवाल पूछे जाते हैं। एक और देखना, अगर सवाल आपके एग्जामिनेशन में रहे कि कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है, आंसर मारना है 27 डिग्री सेल्सियस। कमरे का सामान्य तापमान अगर पूछेगा 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के बारे में एनटीपी अगर केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो यहां पे ये वाला ध्यान रखना, कमरे का सामान्य तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं पे ये एग्जामिनेशन में ना रहे तो आप 25 डिग्री सेल्सियस आंसर मार सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन यहां पे एक सवाल ये भी उठता है कि सर टेम्परेचर को मैं बदलूंगा कैसे? तो टेम्परेचर को बदलने के लिए हमने वैसे वीडियो आपको अपलोड कर दिया है, लेकिन वहां पे अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो यहीं पे समझ लीजिए कैसे बदल लेना है आपको। टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला सभी याद रखोगे, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। ये फॉर्मूला को ध्यान से याद रखना। इस फॉर्मूला के आधार पे कोई भी सवाल आपको टेम्परेचर को बदलने वाला कभी भी नहीं छूटेगा। कंप्लीट। जैसे अभी हमने किसको बदला था?
-273 डिग्री सेल्सियस को किस में, केल्विन में। तो अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो सेल्सियस और केल्विन को तो उठा लिया यहां से, तो C/5 अब बराबर यहां पे कितना है, K - 273/5। यहां पे अगर आप कैलकुलेट करोगे 5 5 कट जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे बाबू, यहाँ पे K देखो, तो यहाँ पे C बराबर K - 273। इसी को उल्टा कर लेते हैं, कि यहां पे रख दिया 273, इधर से इधर पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 273 प्लस C। यही तो फॉर्मूला हमने अभी पुट किया था, K बराबर 273 प्लस C। इसी फॉर्मूला के आधार पे तो हमने बनाया था। तो जैसे भी सवाल रहेगा आप उसको यहां से घुमा सकते हो, कोई भी तकलीफ नहीं, स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। और इसी चीज का हमने अभी यहां पे वैल्यू पुट करके आंसर निकाला हुआ था, कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए इस तरह से ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे हमने बोला था कि सवाल सिर्फ नहीं देखना, उसके आधार पे जितने भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आए या फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी रहता है सभी कुछ को देखना है। अगला सवाल सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सवाल कहता है एक लिफ्ट का द्रव्यमान 500 किग्रा है। लिफ्ट है जिसका द्रव्यमान 500 किग्रा है। लिफ्ट के केबल में तनाव क्या होगा जब यह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ ऊपर की ओर जा रहा है। इस सवाल में हम लोग देखते हैं यहां पे जो आपको द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान कितना है, m का वैल्यू पहले आप लिख लेते हैं 500 kg। बाबू लिफ्ट का केस में हमने बताया है जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील होती है तो यहां पे एक चीज पहले समझो, तनाव जो उत्पन्न होगा, तनाव उत्पन्न किसके वजह से होगा, बल की वजह से। और बल किसके वजह से लगा है, पृथ्वी के खिंचाव के कारण से। और पृथ्वी का खिंचाव बल जो होता है वही तो भार कहलाता है। और हमने बोला था जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील होता है तो वहां पे W डैश बराबर m × G प्लस ए का फॉर्मूला कार्य करते हैं। यहां पे ये W डैश, यहां पे W डैश के बारे में नहीं समझना है बल्कि यहां पे क्या समझना है, इसको तनाव के बारे में। तो अब एक चीज देखो, m का वैल्यू कितना है 500 × G का वैल्यू कितना 9.8 प्लस त्वरण का वैल्यू तो यहां पे दिया है 2, तो 2 अगर देख कैलकुलेट करना चाहेंगे 500 गुना यहां पे 9 2 कितना हो जाता है बाबू 11.8 हो जाता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं तो यहां पे कर सकते हैं 5 से 8 पंच 40, 11 5 55 4 59। यहां पे देखेंगे 2 शून्य, यहां पे एक अंक के बाद आपको पॉइंट लेने का है, ले लिया तो 5900। यहां पे देखो तो कहीं पे है 5900 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बारे में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको वीडियो लेक्चर में दिया हुआ है। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा एक बार वीडियो लेक्चर को अवश्य देख लेंगे। चलिए अब अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है हमारे पास में, सवाल सभी ध्यान दोगे, सवाल है एक पिंड का आवेश -80 माइक्रोकूलम है, ठीक है। इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। एक चीज देखिए सवाल क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेश, ध्यान से समझो, आवेश, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को हम लोग कहते हैं कौन सा, विद्युत धारा। कंप्लीट है। इस सवाल में ध्यान से देखेंगे यहां पे जो दिया हुआ है क्या, आवेश का वैल्यू है, आवेश जिसको आप डिनोट किससे करते हो, तो आवेश को हम सभी डिनोट करते हैं Q से। Q बराबर यहां पे दिया हुआ है -80 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब हो जाते हैं 10⁻⁻6 कूलम। यहां पे क्या दे दिया बाबू, कूलम। कंप्लीट। अब एक चीज देखना, जरा गौर करना, यहां पे Q का वैल्यू दे दिया है, हमको पूछ रहा है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां पे फॉर्मूला कौन सा पुट करना है, तो फॉर्मूला मेरे को पुट करना है Q बराबर, आप सभी को हमने एक फॉर्मूला बताया है, Q बराबर n × E।
यहां पे Q का वैल्यू दिया है और E का वैल्यू हम सभी को पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों पे आवेश कितना होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कंप्लीट है। अब यहां पे देखना, तो अगर N का वैल्यू देखेंगे Q/E हम लोग लिख सकते हैं, तो यहां से वैल्यू देख सकते हैं Q का वैल्यू कितना है भाई, Q का वैल्यू है -80 गुना 10⁻⁻6। E का वैल्यू कितना है, बट्टे हम करते हैं, E का वैल्यू कितना है 1.6 गुना 10⁻⁻19। एक चीज देखो, ऊपर में भी कूलम नीचे में भी कूलम, तो कूलम कूलम हमारा कट जाएगा, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या कर सकते हैं, यहां पे गौर करना है सभी को। एक काम कर दे, पॉइंट को हम यदि हटा देते हैं तो यहां पे गुना 10 से कर दो, कोई तकलीफ नहीं। जब यहां पे 16 से कटाना चाहोगे, 16×5 80, तो अब यहां पे लिखते हैं 5। यहां पे क्या है बबुआ, 5 गुना 10 पे पावर यहां पे है 10 पे पावर -6 गुना 10, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 10 पे पावर -5। अगर बेस आपका बराबर रहते हैं तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, आधार बराबर है, तो यहां पर भी 10 पे पावर 5, ये माइनस वाला ऊपर जाएगा तो फिर हमारा माइनस, नीचे में माइनस, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो इसी में मैं लिख सकता हूं प्लस कितना बबुआ 19। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे -5 प्लस 19, तो हमका जो आंसर मिलेगा यहां से क्या मिलेगा, तो आंसर हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 10 पे पावर 14। कहीं पे है आपका आंसर क्या, 5 गुना 10 पे पावर 14। देखिए तो जरा गौर करना सभी को, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा होगा 5 गुना 10 पे पावर, सॉरी यहां पे 5 गुना 10 पे पावर 4 लिखा हुआ है। यहां पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है, यहां पे होना चाहिए 14, लेकिन यहां पे लिख दिया 10 पे पावर 4, तो 4 नहीं होगा बंधु, यहां पे हो जाएगा 10 पे पावर कितना 14, जो हमारा ऑप्शन नंबर में आ रहा है। यहां पे कौन सा 5 गुना 10 पे पावर 14, और ये वाला भी देख रहा कौन सा है 5 गुना 10 पे पावर 14, तो ये हमारा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब एक चीज देखिए, इसका हमने कौन सा फॉर्मूला का उपयोग किया यहां पे, तो गौर करना सभी को, फॉर्मूला हमने आपको बताया, अगर पूछेगा आवेश निकालने के लिए तो फॉर्मूला उपयोग में लाएंगे Q बराबर N इंटू E। कंप्लीट है। यहां पे Q है आवेश, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो हम सभी को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कंप्लीट हो जाता है, यहां से आप आंसर निकाल सकते हैं। इसी में आगे बढ़ेंगे, Q बराबर एक और फॉर्मूला है, Q बराबर IT, Q बराबर IT, यहीं से आपका निकल करके एक और फॉर्मूला आता है, I बराबर Q बटे T, यानी आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा, जिसको डिनोट करते हैं आप किससे, I से। तो यहां से हमारा आया Q बराबर I इंटू T। तो आवेश जब भी निकालने के लिए आपको बोलेगा तो या तो फॉर्मूला Q बराबर NE, कैसे निकालते हैं, देखो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है भाई। क्या है, एक वस्तु है, इस पे पूछेगा कितना आवेश है, तो आवेश किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब अगर एक वस्तु है, इस पे जहां तहां इलेक्ट्रॉन है, तो इसी इलेक्ट्रॉन के कारण से इस पे आवेश हो रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा वो कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एक पे होगा इतना, और 10 पे कितना हो जाएगा 10 गुना उतना, 50 पे कितना हो जाएगा 50 गुना इतना, और n पे कितना हो जाएगा n इंटू इतना, इसलिए लिखा हमने Q बराबर n इंटू E। लेकिन अगर दी मेरे को I का वैल्यू दे देगा, T का वैल्यू दे देगा, तो इसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करके Q का वैल्यू निकाल सकते हैं, आसानी से कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब हम लोगों को अगले सवाल की ओर मूव करना है, इस सवाल को मैं हटा रहा हूं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 6 नंबर का सवाल है, एक प्रकाश किरण की आवृत्ति 6 गुना 10 पे पावर 14 हर्ट्ज है। किसका, प्रकाश का आवृत्ति है, ध्यान से समझना, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, ये कितना है, तो 6 गुना 10 पे पावर 14 हर्ट्ज है। जब यह 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में संचरण करती है तब इसकी आवृत्ति क्या होगी। बहुत ही मजेदार सवाल है, ध्यान से समझिएगा। हमने आपको चैप्टर में बताया था, जब प्रकाश की किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो याद रखना उसका वेग बदल जाएगा। नोट कर लीजिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वेग बदल जाएगा, उसका तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, उसका आयाम बदल जाएगा, लेकिन उसकी आवृत्ति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान से समझना इस चीज को, आवृत्ति में कभी भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहां पे अगर दी हमारा आवृत्ति 6 गुना 10 पे पावर 14 था, तो कुछ भी कोई भी अपवर्तनांक में चला जाए आवृत्ति में बदलाव नहीं होगा, अर्थात वही रहेगा। तो यहां भी रहेगा 6 गुना 10 पे पावर 14। यही हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये 4-5 कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। कंप्लीट है। और यहीं से एक सवाल याद रखना, भी समानुपाती लैम्डा का, यानी कि वेग बढ़ेगा तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, या तरंगदैर्घ्य घटेगा तो वेग घटेगा। बाबू दोनों में समान चीज का चेंजिंग होता है। तो ये सब चीज हमने टॉप चैप्टर में भी बताया था। चलिए अब अगले सवाल की ओर मूव कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल से भी देखोगे, इस सवाल में देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक 60 वाट के बल्ब में 0.5 एम्पीयर की धारा बहती है। तो यहां पे पहले सवाल में जो जो चीज दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमको कि 60 वाट का बल्ब है, यानी 60 वाट। ध्यान रखना, जब भी वाट आ जाए तो वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का, अर्थात शक्ति P के बारे में ये दे रहा है। 60 वाट का कोई बल्ब है जिसमें 0.5 एम्पियर, एम्पियर आ गया मतलब विद्युत धारा। I का वैल्यू ये कितना दे रहा है? 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा उसमें बहती है। कितने समय के लिए? 1 घंटे के लिए। T बराबर कितना भाई? 1 घंटा ये दे दिया है, 1 घंटा के लिए। तो उससे गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों, उससे गुजरने वाला कुल आवेश कितना है? आवेश, यानी कि हमका निकालना क्या है? Q बराबर वाट। सवाल में कुछ नहीं है, ध्यान से समझिए। Q बराबर वाट तो कैसे निकालते हैं? तो हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, Q के लिए या तो आप फॉर्मूला पुट करेंगे कौन सा? Q बराबर N इंटू E, यानी तो Q बराबर I इंटू T। तो यहाँ पे NE वाले तो कोई बात नहीं है, I का वैल्यू दिया हुआ है, T का वैल्यू दिया हुआ है, तो फट से निकाल लेना। तो फॉर्मूला पहले यहाँ पे लिख देते हैं, Q बराबर I इंटू T। I का वैल्यू कितना है? 0.5। T का वैल्यू कितना? 1 घंटा। ध्यान से, 1 घंटा मेरे को SI यूनिट में लेना है ना, तो घंटा को पहले किस में कन्वर्ट करना होगा? सेकंड में। 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड आ गया। अब 3600 सेकंड जैसे हमने किया, ये पॉइंट को तो उड़ाएगा, भागा किससे देगा? 10 से। 10 से देगा तो यहां कट जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेगा तो कितना आ जाएगा भाई? 1800। कंप्लीट। अब यहां पे देखो 1800 कूलम है किधर? ऑप्शन क्या? 1800 कूलम, 1800 कूलम। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट से भी ले सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल की ओर देखिए। पीछे वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको याद था तो ये वाला सवाल आसानी से आपने बना लिया। अगला सवाल है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है 1.5, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? एक कॉन्सेप्ट याद रखना, ऐसा कोई भी सवाल देगा, इसको कैसे आप सॉल्यूशन करोगे? ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसके आधार पे कोई भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में आएगा, आप बना सकते हैं। μ1 2 मतलब देखो 2 का मतलब इस जगह अगर 2 है तो 2 का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, ठीक है, गुना μ21 यानी पहला का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष बराबर कितना होगा? 1। यानी एक का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष गुना दूसरा का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, दोनों का गुणनफल हमेशा कितना होगा? 1। कॉन्सेप्ट याद रखना। उसी तरह से दिया था, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष, यानी म्यू किसके सापेक्ष? किसका अपवर्तनांक? देखो सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जिसका दिया हुआ है उसको यहां पे लिख ले तो आराम से। किसका? ग्लास का। किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष, यानी एयर के सापेक्ष दिया हुआ है, गुना
अब हमने क्या बोला, एक का सापेक्ष दूसरे का गुना दूसरा का सापेक्ष पहले का, दोनों का गुणनफल कितना होगा 1। तो यानी म्यू जीए दे दिया, तो म्यू यहां पे हम लोग क्या लिखे बाबू, एयर का किसके सापेक्ष, ग्लास का, बराबर कितना होगा 1। तो यहां पे क्या पूछ रहे हैं, तो कांच के सापेक्ष वायु का, कांच के सापेक्ष किसका, वायु का, यानी वायु का किसके सापेक्ष है बबुआ, कांच का, इसका अपवर्तनांक क्या होगा हमको नहीं है पता। तो यहां पे ये नहीं है पता, तो हम यहां पे लिख सकते हैं ना म्यू ए जी अब बराबर 1/म्यू जी ए, है ना। अरे ये वाला उलट के यहां पे आ गया, तो अब यहां से कैलकुलेट आप आसानी से कर सकते हैं। इसका वैल्यू तो आपको दे दिया था, ए जी का वैल्यू यहां पे दिया, कौन सा, यदि वायु के सापेक्ष कांच का, वायु के सापेक्ष कांच का मतलब म्यू किसका, ग्लास का किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष कितना है 1.5। तो ये वाला वैल्यू देखो म्यू जी ए ये वैल्यू है 1.5, तो 1/1.5, हाँ है ना, 1/1.5। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी बात है, पॉइंट को उड़ाया 0, 2 पंच यानी 5 दूनी 10, अब 5 तिया 15, 2/3, देख तो किधर है 2/3, 2/3, 2/3, देख तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पे ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है, पहला का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष गुना दूसरा का पहले के सापेक्ष, गुणनफल कितना होगा, हमेशा 1 हो जाता है। उसी कॉन्सेप्ट को उपयोग किया, तो वहां पे पहला दूसरा करे कि कांच को वायु करे या वायु को कांच में करे, कभी पानी की तुलना करेगा एयर से, तो कभी पानी का तुलना करेगा ग्लास से, कुछ भी कर सकता है, कोई दिक्कत हमको नहीं होना है, लेकिन कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कंप्लीट। और एक चीज याद रखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला का उपयोग करेंगे ये भी ध्यान रखिएगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक जब भी आ जाए तो एक फॉर्मूला याद रखना सभी, म्यू बराबर C/V। यहां पे C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। भी क्या है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसका आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना होता है। अगर आपसे एग्जामिनेशन सवाल करता है कि चलो भाई हवा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा, तो एयर में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो हमें पता है कि एयर में प्रकाश की चाल भी लगभग कितना होता है, 3 × 10⁸। तो यहां पे म्यू बराबर C/V, तो C का वैल्यू भी कितना 3 × 10⁸, और भी मतलब उस माध्यम में प्रकाश की चाल जहां पे आपको जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, किसका निकालना, एयर का, तो एयर में भी लगभग इतने होता है 3 × 10⁸। कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, हमका आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत है। लेकिन अभी क्या करते हैं आप, जैसे अभी इस सवाल में आपने निकाला, इस सवाल में क्या था कि यहां पे एक अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ था, कहीं पे 1.33 दिया हुआ रहता है, ये सब क्या है। तो आप एक चीज देखो, अगर यदि आपसे पूछे कि पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा, तो पहले पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो पानी में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ निर्वात में हो गया, और पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पानी का अगर यदि निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना यानी म्यू निकालना, म्यू बराबर C/V, तो 3 × 10⁸, अब बट 2 कितना हमने लिखा 25 × 10⁸। यदि आप कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो यहां पे 10⁸ खत्म हो जाते हैं, पॉइंट को उड़ाते हैं, तो यहां पे कितना हो जाता है बबुआ, डबल 0। अगर यहां पे कटाने के लिए जाएंगे 25 9, अब 25 से कटाने के लिए जाओगे 25 चौक का कितना हो जाएगा, 25 चौक 100। यहां पे अगर 3 से 3 तिहाई 9 यानी 4/3 हो जाता है, और 4/3 को कैलकुलेट करेंगे 1.33। तो आप सभी रट्टा मारते हैं कि पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33, 1.33 याद नहीं करना है, ये भी कॉन्सेप्ट है। तो आपको हर एक सवाल को कॉन्सेप्ट के आधार पे बनाना है, साइंस रटने की चीज नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा सर सवाल तो एक सवाल है, इसको तो चुटकी में बना सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं। ध्यान समझिए, टाइम मैं इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि सभी बच्चे एक समान नहीं होते, पहली बात।
दूसरी बात, हम यहां पे एक सवाल का डिस्कशन नहीं कर रहे, सवाल मैं एक उठा रहा हूं, उसके आधार पे जितने भी सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, यानी कि संभावना बन रही है कि ऐसा ऐसा भी सवाल हो सकता है एग्जाम में आपको मिले, तो मैं उन सभी सवाल को एक ही जगह पे आपको कवर करवा दिया। जैसे अगर न्यूमेरिकल में रहे कि पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालो, ये वाला हो जाएगा। अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये वाला म्यू बराबर सी बट्टे बी हो जाएगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, यहां पे आपको ये भी डिफिनेशन भी यहां से निकाल सकते हैं। उसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, इतनी होती है। निर्वात में अगर पूछेगा कि चलो निर्वात में इतनी प्रकाश की चाल, अगर हवा में निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछ देगा तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। क्यों होता है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैं देती जा रहा हूं, इसीलिए समय लगता है। लेकिन हाँ, एक सवाल पे मैंने पहले भी बोला है कि लगभग 8 से 10 सवाल भी मेरा सॉल्यूशन होना चाहिए। किसी किसी सवाल में आपको समय यहां पे लगना थोड़ा सा लाजमी है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखते हैं क्या है सवाल। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। अच्छा, ये सवाल तो अभी जस्ट हमने किया था ना, इसी सवाल को तो अभी मैंने तुरंत किया था, अपवर्तनांक। अच्छा, इस सवाल को अभी मैंने बनाया था या नहीं बनाया था? यदि वायु के सापेक्ष प्रकाश का अपवर्तनांक इतना था, ये वाला बन गया था। चलिए 10 नंबर, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? चलो अभी तुरंत हमने कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट का उपयोग मेरे को यहीं पे करना है। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या दिया था, म्यू बराबर हमने कॉन्सेप्ट लिया था म्यू बराबर सी बट भी। म्यू बराबर हमारा कॉन्सेप्ट जो था म्यू बराबर सी बट भी। एक सेकेंड बाबू, म्यू बराबर हमारे पास है फॉर्मूला, तो सी बट भी कंप्लीट। अब म्यू बराबर सी बट भी, ये क्या कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, और इतना अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी। यानी माध्यम हमने बोला था म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, बट उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसमें आपको अपवर्तनांक निकालना है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक दे दिया, उसी माध्यम में चाल पूछ रहा है, तो हम यहां पे लिख तो सकते हैं भी बराबर सी बट्टे म्यू, तो लिख सकता है ना। तो यहां पे से आसानी से हम लोग बना सकते हैं सी का वैल्यू हमारा कितना है, सी का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब बट्टे कितना है, म्यू का वैल्यू कितना दे दिया है, 1.5, तो लिखते 1.5 यानी 1.5। तो यहां से अगर आप काटाना चाहेंगे तो ये 1.5 से 1.5 दूना 3 हो जाएगा ना, तो आंसर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देख तो किधर है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर, मेरे अंदाज से ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा होगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसी कॉन्सेप्ट को, एक चीज देखिए, इसी ईयर के एग्जाम में एक सवाल पहले भी पूछा गया था, और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर दूसरा सवाल भी मेरे को मिला। उसी ढंग से Q बराबर IT जो हमने बोला था, एक सवाल पहले भी पूछा, और उसी कॉन्सेप्ट को हमने एक कॉन्सेप्ट को लिया था, दूसरा सवाल भी मेरा सॉल्यूशन हुआ। तो इसी प्रकार से हर एक सवाल को आप डीपली ढंग से देखते जाएंगे कि इसका सॉल्यूशन मेरे को कैसे करना है। कंप्लीट। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल यहां से देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, ध्यान से समझना। यहां से कई सारा सवाल निकल करके आता है, बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, उसे लगता है नहीं इसको आसानी से बना सकते हैं। देखो यहां पे अगर हमसे सवाल पूछे वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो बबुआ वेग में परिवर्तन की दर, एक चीज देख, ई वाला मान ले एक रास्ता है, इस रास्ते पे एक वस्तु है, यहां पे जो द्रव्यमान का वस्तु है, ये वस्तु पे जब आप कोई बल लगाते, ये वस्तु यहां से यहां आ जाता है, इस समय में इसका वेग था u, यहां पे वेग हो जाता है v, लेकिन द्रव्यमान तो नहीं ना बदलेगा, द्रव्यमान वही रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हमने पूछा किसी भी चीज में परिवर्तन कभी निकालना हो, तो परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम में से शुरू को घटा दो, तो ये कहता है वेग परिवर्तन, अर्थात वेग परिवर्तन का मतलब है कि वेग परिवर्तन अंतिम में से शुरू v माइनस u की दर जब भी आ जाए की दर, तो भागा दे देना समय से। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाते हैं, तो ये तो हमने त्वरण का फॉर्मूला पढ़ा है, तो आंसर मारोगे फटक से कौन सा, वेग में परिवर्तन की, अच्छे यहाँ पे वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण।
लेकिन 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 यहीं पे अगर सवाल रहता संवेग में परिवर्तन की दर, तो तू ऐसा नहीं बोलना कि नहीं सर जी वेग था ना, मिस प्रिंटिंग हो गया, यहां पे स्वान किसी ढंग से ऐड हो गया होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर संवेग आ गया तो इसका बतवा कुछ है। संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग। द्रव्यमान m है, वेग कितना है u, तो संवेग हो जाएगा p1 का वैल्यू हो जाएगा m इंटू u, और संवेग यहां पे p2 का वैल्यू हो जाएगा m इंटू v। संवेग में परिवर्तन, ध्यान से समझ, वेग में परिवर्तन किया तो तूने क्या निकाला v माइनस यू। संवेग में परिवर्तन मतलब अंतिम में से शुरू को घटाओगे तो p2 माइनस p1, तो यहां पे लिखते हैं कि p2 माइनस p1 की दर, अभी तूने बोला था v माइनस यू यानी वेग में परिवर्तन की दर तो भागा टाइम से, संवेग में परिवर्तन की दर तो भागा किससे, टाइम से। देखते निकाल करके आगे बढ़ते क्या देता है। P2 का वैल्यू भैया क्या है m इंटू भी, माइनस P1 का वैल्यू m इंटू यू, अब बट्टे कितना है t। इसी को जब हम कैलकुलेट करने के लिए चलेंगे तो यहां पे देख सकते हैं m को यदि आप कॉमन खींचेंगे v माइनस यू, अब बट्टे के रूप में यहां पे क्या है t, और अभी आपने तुरंत पढ़ा है कि v माइनस यू बट्टे टी, ये जो फॉर्मूला ये किसका है, त्वरण का, तो बराबर क्या मैं लिख सकता हूं m, और यहां पे m ये वाला a यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a, तो a m इंटू a, ये किसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, आपका ही ना फॉर्मूला पढ़ा है, f बराबर m इंटू a। तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, लेकिन संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाते हैं, बल कहलाता है। दोनों में अंतर है। वेग में परिवर्तन पूछ दे एग्जाम में, मार देना मेरे को कौन सा, त्वरण है। संवेग में परिवर्तन की दर पूछ दिया, मार देना है कौन सा, बल हो जाता है। लेकिन अगर सवाल पूछ दे संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है, यह भी सवाल आता है। तो संवेग में परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब कि खाली P2 माइनस P1 तोरा के कर बराबर होगा, तो P2 माइनस P1 बट्टे टी था के कर बराबर F के बराबर, लेकिन यहां पे नहीं कुछ, तो बट्टा कितना है 1 है ना, तो P2 माइनस P1 का वैल्यू पूछ रहा है, तो बच्चा तू गुना अगर करेगा, इन दोनों को कोना कोनी तू गुना करेगा, तो P2 माइनस P1 वेग में परिवर्तन पूछ रहा है, यानी P2 माइनस P1 का वैल्यू पूछ रहा है, तो हमका आंसर क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 अब बराबर की तू लिखेगा, यहां पे देख ई दोनों को गुना करेगा, तो कोना कोनी गुना करेगा तो F गुना की लिखेगा T, यानी बल गुना समय, और बल गुना समय होता है आवेग। तो कई सवाल निकला, 3 सवाल आराम से निकला। वेग में परिवर्तन की दर कहलाते हैं त्वरण, संवेग में परिवर्तन की दर कहलाता है बल, और लेकिन संवेग में परिवर्तन कहलाता है आवेग। तो एग्जाम में क्या पूछेगा कहना मुश्किल है, हाँ कॉन्सेप्ट मेरे को होना अनिवार्य। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सभी देखोगे, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बहुत लाजवाब सवाल है, इससे भी कई सारा सवाल यहां से निकल के आता है। देखो प्रकीर्णन अगर यदि बात पूछ दिया तो सिंपल से इसका एक कॉन्सेप्ट याद रखना सभी बच्चा। एक प्रिज्म तू ले लेना, ने आता है दिमाग में, तो प्रिज्म ले लेना है। प्रिज्म में क्या करना है, प्रिज्म से हम सभी ने पढ़ा है, जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो दूसरी ओर 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसमें नीचे की ओर होता है बैगनी और ऊपर की ओर होता है कौन सा कलर बच्चा, लाल कलर। और जिस पे प्राप्त होता है ना, तो उसको नाम देते हैं हम लोग कौन सा चीज, उसको जहां पे प्राप्त होता है उसको नाम देते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम। नीचे में कौन सा कलर है, बैगनी, ऊपर में कौन सा है, लाल। याद रखना भी समानुपाती लैम्डा, यानी प्रकाश का जिस रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका वेग भी ज्यादा होगा। और ध्यान रखना है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, तो लाल रंग का वेग भी सबसे ज्यादा। बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम, तो बैगनी का वेग भी सबसे कम। कंप्लीट हो गया। अब याद रखना लाल का वेग ज्यादा, अब बैगनी का वेग कम, लाल का विचलन सबसे कम है, अब बैगनी का विचलन सबसे ज्यादा है। लाल रंग का प्रकीर्णन, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम है और बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक है। सवाल उठता है, बच्चा पूछेगा कि सर प्रकीर्णन है क्या, जब सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें
वायुमंडल में प्रवेश करती है तो ये वायुमंडल के कणों पे पड़ करके विभिन्न दिशाओं में वितरित हो जाती है, अर्थात फैल जाती है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकीर्णन। इसी प्रकीर्णन के कारण से यहां पे हमारा जो वायुमंडल होता है ये प्रकाशमान प्रतीत होता है, यानी हम यहां पे देख पाते हैं। जैसे देखो, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग क्या दिखाई देता है? हम सभी ने पढ़ा है कि काला काला काला। तू पढ़ता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला। तो बच्चा काला क्यों दिखता है? क्योंकि वहां पे वायुमंडल अनुपस्थित होता है, अर्थात वहां पे वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण से प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है। इसी के कारण से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। अब यहां पे आकाश का रंग नीला दिखाई देने के कारण क्या हो गया? अगर कारण पूछेगा किसके कारण से? प्रकीर्णन के कारण से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं होता है, या अंतरिक्ष में हम अगर रहते हैं तो वहां पे वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण से अंतरिक्ष का हमको दिखाई कैसा देते हैं? रंग काला। कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि यहां पे प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है। किसकी अनुपस्थिति के कारण? तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। यानी सवाल जैसे घुमाएगा कलर वगैरह में वैसे हम लोग आंसर दे सकते हैं। तो सवाल क्या था? किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका हुआ? बैगनी का। और वेग सबसे कम किसका हुआ? बैगनी का। ये याद रखना। तो बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक, लाल का प्रकीर्णन सबसे कम। यहां पे पूछा सबसे अधिक किसका होता है? हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? बैगनी। अभी मैंने तरंगदैर्घ्य से रिलेशन दिया था ना, तो इसको भी रट्टा मारिए लेना, एग्जाम में बड़ा पूछता है इस सवाल को। बैगनी से रिलेटेड जो सवाल है ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। एक ग्राफ यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे है कौन सा कलर? बैगनी। यहाँ पे है कौन सा कलर? लाल। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य याद रख लेना, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य लगभग हो जाता है 7800 एंगस्ट्रम। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य हो जाता है लगभग कितना? 3900 एंगस्ट्रम। ये एंगस्ट्रम क्या है बच्चा? एंगस्ट्रम क्या है? तो तरंगदैर्घ्य को मापने का इकाई है। तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए किस यूनिट का व्यवहार करते हैं? एंगस्ट्रम का। एक एंगस्ट्रम का वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ये भी सवाल ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट किया जाता है। कंप्लीट है। यहां पे ध्यान से समझिए कि अब यहां पे गौर करना है, बैगनी कलर से लाल तक को देख पाते हैं, ये प्रकाश क्या कहलाएगा? दृश्य प्रकाश। ये क्या कहलाएगा? दृश्य प्रकाश। लेकिन बैगनी रंग से जिसका कम होता है वो कहलाता है पाराबैंगनी किरण। सभी याद किए पढ़े जरूर होंगे कि पाराबैंगनी किरण। पाराबैंगनी किरण कौन है? तो वह किरण जिसका तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग से कम होता है वो पाराबैंगनी किरण कहलाता है, और जिसका लाल से ज्यादा होता है वो कहलाता है अवरक्त प्रकाश। कंप्लीट हो जाता है। ये क्या कहलाता है? अवरक्त प्रकाश। ध्यान से समझना, पाराबैंगनी किरण जो होता है इसके कारण से क्या होते हैं? त्वचा कैंसर बीमारी होती है। दृश्य प्रकाश के कारण से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, और अवरक्त किरण के कारण से पृथ्वी पे क्या आती है? गर्मी आती है। यानी हम लोगों को जो गर्मी महसूस होता है, जो एहसास होता है, वो कौन से किरण के कारण से? अवरक्त किरण के कारण से। ध्यान से समझिए, कपड़ों का सूखना ये किस किरण के कारण से? अवरक्त किरणों के कारण से। कंप्लीट। इतना सारा सवाल हमारा यहां से बन जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहां पे सवाल क्या कह रहे हैं हमको। सवाल नेक्स्ट सवाल 13 नंबर का देखोगे, +4 डायप्टर के लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ज्यादा समय नहीं लेंगे। +4 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी। तो भैया यहां पे देख तुरंत दिया हुआ क्या है? तो सबसे पहले हमका दिखाई दे रहा होगा +4 डायप्टर यानी वाले लेंस की फोकस दूरी। तो यहां पे आपको दिया क्या है? P का वैल्यू दिया है। P बराबर कितना है? +4 डायप्टर। P बराबर फॉर्मूला क्या होते हैं? 1/f। तो ये पूछ रहा फोकस, तो F बराबर क्या होगा? 1/p। इतना तो लिख ही सकते हैं। तो P का वैल्यू यहां पे अगर हमको दे दिया है, P का वैल्यू दे दिया है 4, तो यहां पे लिख लेंगे 1/4। क्या था बबुआ? डायप्टर। तो 1/4, तो यहां पे F बराबर 1/4। लेकिन 1/4 को जब आप कैलकुलेट करोगे, तो जो भी 1/4 को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को आंसर आएगा 0.25 कौन सी चीज में? मीटर। देखते हैं यहां पे कहीं पे 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर लग रहा होगा। ऑप्शन नंबर, ध्यान से समझिए, 0.25 दे दिया। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता है। तो वहां पे मीटर में आपको मीटर दिया हुआ रहेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप सभी को पता है, आसानी से बना सकते हैं। कंप्लीट। चलिए समय ज्यादा नहीं लेते हैं,
अगले सवाल की ओर भागते हैं। अगला सवाल है, अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है। अवतल लेंस, याद रखना, लेंस हमारे पास में कौन कौन सा है? मुख्य रूप से दो प्रकार का लेंस है हमारे पास में। कौन कौन सा? एक है बच्चा उत्तल लेंस, दूसरा कौन सा है? अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में ध्यान देना क्या है, उत्तल लेंस जो होता है इसमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है और इसमें छोटा भी बनता है। लेकिन अवतल लेंस में सदैव छोटा बनता है, सदैव छोटा बनता है। छोटा मतलब अगर 5 सेंटीमीटर का वस्तु है तो 5 सेंटीमीटर का नहीं बनेगा, उससे छोटा ही बनेगा। 4 बने, 3 बने, 2 बने, 1 बने, कुछ भी बने। ठीक है, तो हमेशा क्या बनेगा? छोटा। और हमने फॉर्मूला पढ़ा m बराबर v बट्टे u, किसके लिए? आवर्धन के लिए। यानी आवर्धन का मान जो होगा v बट्टा u, या फिर हमने पढ़ा h2 बट्टा h1, h2 बट्टा h1 मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। एक बात देख, अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई हमेशा छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? हमेशा छोटा आएगा। मान ले कि वस्तु था 5 का, अब प्रतिबिंब तोरा कितना बना? 4 बनेगा, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब 4 बट्टा 5 करेगा तो 1 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? हमेशा 1 से कम आएगा बाबू। तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, यहाँ पे कम संख्या में ज्यादा संख्या से भाग दोगे तो हमेशा 1 से क्या आएगा? कम आएगा। तो हमेशा ऑप्शन नंबर मारिए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ज्यादा समय नहीं लेने का, फटक से बनाने का। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते। 15 नंबर सवाल, बल का एसआई मात्रक, बिल्कुल भी सिंपल सवाल है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बंधु इसका फॉर्मूला याद रखना, बल जहां आ जाए F बराबर, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है? F बराबर m इंटू ए। जब F बराबर m इंटू ए पढ़ा हुआ है तो m के बारे में यहां पे हम सभी को पता होगा, F बराबर m इंटू ए। m का मात्रक क्या है? केजी। ए का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बोल सकता है तू। यानी तो यही बराबर किसका होता है? न्यूटन। बच्चा याद कर लेता नहीं, बल कैसा मात्रक हमने न्यूटन पढ़ा है, यहाँ पे तो न्यूटन नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा ई तो पता है ना, F बराबर m इंटू ए होता है। m इंटू ए होता है, m का मतलब द्रव्यमान, ए का मतलब त्वरण, द्रव्यमान का यूनिट केजी, ए मतलब त्वरण, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखते हो यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पे तो ऑप्शन नंबर ए में तो ही आंसर है। मान ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। 15 नंबर के सवाल गया काम से। चल आगे बढ़ फटक से नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। जी हाँ, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। इसका एक कॉन्सेप्ट बेसिक सा ध्यान रखना, किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप ही उसके जड़त्व की माप होती है। अर्थात अगर यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व का मान भी अधिक होगा, द्रव्यमान कम है तो जड़त्व का मान भी कम होगा। हमने क्या बोला? किसी वस्तु का द्रव्यमान का माप ही जड़त्व का माप होता है। ये कहता है किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किस पे? अभी सिंपल से बात था, द्रव्यमान पे, वस्तु के गुरुत्व केंद्र पे ना, वस्तु के द्रव्यमान पे हाँ, वस्तु के त्वरण पे ना, वस्तु के आकार पे ना। तो आंसर माने कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बंधु हमारा? ऑप्शन नंबर यहां पे देखेंगे बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के द्रव्यमान पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फटक से नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़िए। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किग्रा, कितना? 1 किग्रा द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए। चल पहले लिखते जाते हैं क्या क्या दिया हुआ है। वस्तु का यहां पे दिया हुआ है द्रव्यमान m बराबर कितना, m का वैल्यू दिया हुआ है, m बराबर कितना है? 1 kg। ठीक है, द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए, F बराबर कितना है? 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह गति करेगी, अर्थात उसका वेलोसिटी क्या होगा? v बराबर हमका नहीं पता। तो अब ले यहाँ पे v पता नहीं है तो v बराबर हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? नहीं पता। तो एक चीज देख, एक वस्तु है, इस पे तो बल लगाया, तो जब बल लगा रहा है उस समय प्रारंभिक वेग कितना है? u बराबर कितना था? 0। और जब F लगाया तो F बराबर एक बतवा होगा ना, F बराबर m इंटू ए होगा ना।
एफ कितना है, एफ कितना है यहाँ पे देख, एफ बराबर एम इंटू ए, तो यहाँ पे ए बराबर एफ बटे एम लिख सकते हैं ना। एफ का वैल्यू कितना लगाया तूने, एक, एम का वैल्यू कितना है, एक, तो एक बटे एक करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो सवाल क्या कह रहा था, वह गति करेगी किससे, ऑप्शन जरा पढ़, ऑप्शन पे ध्यान देना यहाँ पे, 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ना, चाल तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो त्वरण आ रहा है। 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से ना, ये भी नहीं, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, हाँ भाई ये तो है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, मारो ना तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है, कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल यहां पे देखते हैं, 18 नंबर में है, जी का अर्थ है, जी का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण, जी का मतलब क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। ध्यान से समझना, ये है हमारी पृथ्वी, ध्यान से, हमारी पृथ्वी के बारे में गौर से समझना, ये है हमारी पृथ्वी का यहाँ पे है केंद्र, पृथ्वी सभी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, जिस बल से, उस बल को कहते हैं गुरुत्व बल। लेकिन इस बल के कारण से किसी पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे नाम दिया जाता है गुरुत्वीय त्वरण। अर्थात जी क्या है भाई, तो गुरुत्वीय त्वरण है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, जी बराबर GME बटे RE का स्क्वायर होगा। ठीक है, सब चीज को मैंने बोला है, हर चीज को पढ़ लेना एक ही जगह पे। तो यहाँ पे देख, जी है गुरुत्वीय त्वरण, जिसका वैल्यू कितना निकलेगा बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल जी है, ये है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका वैल्यू कितना होगा, तो याद रखना 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। यहाँ पे यूनिट पूछता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ME मास ऑफ अर्थ, याद रखना ME का वैल्यू हो जाएगा 6 गुना 10 पे पावर 24 केजी, नोट कर लीजिएगा सभी। और रेडियस RE, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6370 किलोमीटर, लेकिन अगर यदि आप निकालोगे, न्यूमेरिकल बनाने के लिए जाओगे, तो वहां पे 6400 किलोमीटर आप पुट कर लेना। जब सब चीज का वैल्यू तो पुट करेगा तो जी का आंसर निकल के आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे देख, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण है ना, तो जी का अर्थ है पृथ्वी का आकर्षण बल, ना गुरुत्वाकर्षण बल, ना स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण। जी हाँ, अभी मैंने तुरंत बोला दिए, जी क्या है, त्वरण, क्योंकि यूनिट भी देखो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, त्वरण का मात्रक हो जाता है। कंप्लीट। चलिए हटाइए, अगला सवाल देखते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। चंद्रमा का जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। यदि चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल F है, तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, एक चीज पहले देखते हैं। आपको जब इस सवाल को बनाना है तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला पहले देखना होगा। यहां पे तो सवाल हमको यही ना कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल को निकालने के लिए है, तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, ये चीज निकालना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है, F बराबर G(m1 m2) अब बट्टे कितना है भाई, R²। ये वैल्यू तो हमको किस चीज का दिया हुआ है, ये पृथ्वी के लिए हमने गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लिया, कंप्लीट है। एक अगर दी यहाँ पे पृथ्वी का मास ले लिया और दूसरा चंद्रमा का ले लिया, लेकिन अब यहाँ पे दूसरा हमको अगर दी F' निकालने के लिए चलते हैं, तो ये क्या कहते हैं कि चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81, अर्थात Gm1 जो था ये m1 बट्टा कितना हो रहा है, यानी m1/81 अगुना क्या करेगा m2 अब बट्टा R², यही बात है। ठीक है, तो अब यहां पे F' बराबर, इसको कैलकुलेट अगर यदि हम करने के लिए चाहते हैं तो Gm1 m2 अब बट्टा R² अगुना 81 आ जाता है। और इसका वैल्यू आपने क्या पढ़ा, अभी इसका जो वैल्यू हमने पढ़ा है, इसका वैल्यू क्या पढ़ा है, इसका वैल्यू तो F है, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, F/81, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल था पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, 81 से भागा हो जाएगा, यानी एक। अब यहाँ पे F/81 देखो तो F/81 ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा हो जाता है, F/81 ऑप्शन नंबर ए। एक चीज और कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पे है कि द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी द्रव्यमान अगर घटेगा, गुरुत्वाकर्षण बल में द्रव्यमान अगर किसी पिंड का घटेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी घट जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं बाबू कि द्रव्यमान पहले पृथ्वी का जितना था
अब चंद्रमा का द्रव्यमान उसका 1/81 हो रहा है, अर्थात घट रहा है कितना, 81, मतलब 81 से भागा हो रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल में भी 81 से भागा हो जाएगा। ये तो न्यूमेरिकल के आधार पे हमने बनाया ना, लेकिन न्यूमेरिकल के आधार पे नहीं बनाना है मेरे को, और कॉन्सेप्ट के आधार पे भी बनाना है, तो हम आसानी से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। कंप्लीट हो जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाता है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चल यहाँ पे क्या है, किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है, प्रतिरोधकता नहीं बदलेगा। कब पदार्थ बदल जाता है, अरे भाई पदार्थ बदलेगा तो प्रतिरोधकता कैसे नहीं बदलेगा, तो कॉपर का वायर लेगा उसका अलग हो जाएगा, एल्युमिनियम का लेगा तो अलग हो जाएगा। यहां पे कहता ताप बदलने पे, जी हाँ ताप बदलने पे प्रतिरोधकता चेंज होता है, पढ़ाया हमने ये कॉन्सेप्ट। प्रतिरोधक का आकार बदल जाए, अच्छा आकार यहां पे है सस्पेंस, क्यों, अगर दी आकार एक वायर है उसका किसी भी शेप में उसको रखोगे तो प्रतिरोधकता में काय को चेंज आएगा, किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आना है। यहां पे पता है दोनों पदार्थ का ताप बदल जा रहा है, ताप बदलेगा तो एवे करेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर मारिए फटाक से, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही हमारा हो जाता है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर मारेंगे सभी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधक का आकार बदल जाने पे उसकी प्रतिरोधकता में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके पास में, किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना तथा वेग आधा करने पे उसकी गतिज ऊर्जा, अच्छा बनाते देखते हैं इस सवाल को भी कैसे हम लोग सॉल्यूशन कर लें। किसी पिंड का द्रव्यमान को दोगुना, द्रव्यमान को दोगुना, तो एक चीज देख, गतिज ऊर्जा का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, हाफ mv²। ये कह रहा है कि द्रव्यमान को दोगुना कर दे, तो द्रव्यमान को दोगुना कर दे यानी कि 1/2, m को तो कितना कर दिया, 2 से गुना कर दिया यानी 2m हो गया, अगुना वेग को आधा कर दो यानी v/, कितना हो गया बबुआ, v/2, v² है ना, तो v/2 अगुना v/2, तब ना v गुना v तो v² होता है, हाँ ना। वेग को कितना आधा करे, तो आधा करे मतलब पहले v था तो v² हो रहा था, अब कितना हो जाएगा, v/2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, v/2 का स्क्वायर। तो या तो हमको वैसे लिख दें, यानी तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे v², अब /4 लिख दे, इसी को हम लोग यहाँ पे, तो सीधा एक काम करते हैं, अब जब पीछे से समझ में आ गया तो यहाँ पे लिख देते हैं v²/4, कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक काम हो सकता है, दिक्कत तो नहीं है लेकिन सवाल बन गया, 2 से 2 दूनी 4 हो गया ना। अब यहाँ पे जरा गौर करना बाबू, हाफ mv², 1/2 m v², ई वाला है गुना 1/2 है ना, साइड में है गुना, यहां पे ये वाला 2 ध्यान दीजिएगा, ये वाला हमारा उधर था, तो ये जो 1/2 यानी ये 2 नीचे में था तो हमने इसी चीज को 1/2 लिखा, तो हाफ mv² क्या था, तो ये के था, इसका क्या हो गया, आधा हो गया, तो आंसर मार तो क्या है, आधा आधा आधा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कौन सा, बिल्कुल आता है, बात सही है भाई। तो इसका वैल्यू हो जाएगा के ई /2, आंसर हो जाता है आधा। कंप्लीट। चलते अगला सवाल की ओर। अगला सवाल अब समय नहीं ले रहे हैं, और जो भी इस चैनल पर नए जुड़े होंगे वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, इस चैनल पर सिर्फ पॉलिटेक्निक नहीं, पॉलिटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल, डेंटल, BSc नर्सिंग, इन सभी तमाम चीजों के बारे में जानकारी दी जाती है, उसकी तैयारी की जाती है। तैयारी आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से कर सकते हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे जो पूर्णिया आने में सक्षम है वो आ सकते हैं, अन्यथा ऑनलाइन की मदद से तैयारी कर सकते हैं, यानी तो आप एप्लीकेशन पे हमारा क्लास को खरीद सकते हो, वहां पे परचेज करके उस क्लास को वहां से भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विद्युतशील स्रोत है, विद्युतशील स्रोत है, विद्युतशील यानी बैटरी, वो स्रोत है किस चीज का, क्या देते हैं हमको, विद्युत धारा ही देता है ना, उससे बल्ब जलाते हैं, तो बल्ब जलाते किस में जाएगा भाई, वायर में जाएगा, तो वायर में कौन चीज आएगा, विद्युत धारा जाएगा। कंप्लीट। विद्युत धारा का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए मारो, विद्युत आवेश ना, इलेक्ट्रॉन ना, विद्युत ऊर्जा का ना, विद्युत धारा का धारा बहती है वायर में। कंप्लीट, ऑप्शन नंबर ए। फटाक से अगला सवाल, फ्यूज तार का गलनांक, फ्यूज क्या होता है कि जब आप लाइन लेते हो तो मेन वायर में एक चीज देखना, मेन वायर हमने किसको बोला, आप क्या बोलते हैं सर, एक पॉजिटिव होता है एक वायर निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव मेन वायर है, निगेटिव जो अर्थ बोलते हैं तो उसको तो हम लोग एक रॉड गाड़ करके
गांव घर में देखते हैं कि रॉड को डाल दिया जाता है और वहां से अर्थिंग ले लेते हैं हम लोग। तो मेन वायर में हमेशा फ्यूज कहां पे लगाया जाता है? मेन वायर में। मेन वायर में जो फ्यूज को लगाया जाते हैं तो वहां पे देखते हैं हम लोग गांव घर में क्या करते हैं, फ्यूज वैसे बनना चाहिए उसके लिए मटेरियल अलग है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं वही वायर को निकालते हैं, वायर में से दो वायर को, मान लीजिए कि जो आपने जिस भी वायर का उपयोग किया है, एल्युमिनियम का किया हो या फिर कॉपर का किया हो, तो उसमें वायर का एक बहुत सारा रेशा रहता है, उसी रेशा में से 2-3 रेशा को निकाल करके उसको अमेट दिया जाता है और फिर फ्यूज में उसको कस दिया जाता है, वो लगा देते हैं। कारण समझो क्या, जितना उस वायर में आपको रेशा था उतना रेशा को आप कभी नहीं लगाते हैं। क्यों? अगर उतना रेशा लगाएंगे तो फ्यूज हमारा नहीं गलेगा। तो सिंपल सी बात ये चीज है, उससे कम यहां पे लगाते हैं। तो मतलब ये कि उधर वाला बचा हुआ रहता है। अगर यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो पहले इसमें अगर कम वायर लगाया हुआ है तो ये पहले उड़ जाएगा गर्म होकर के। तो मतलब गर्म होकर ये पहले गल जाना चाहिए ना। तो जो भी फ्यूज लगाओगे आप Sn+Pb, Sn+ यानी टीन प्लस सीसा का मिश्र धातु का व्यवहार किया जाता है किसमें? फ्यूज के तार के वायर में। लेकिन हम लोग यहाँ पे जनरली करते हैं, यानी मैक्सिमम जो आप मार्केट में खरीदते हैं उसमें रहता है, लेकिन हम लोग गांव घर में जब यूज करते हैं तो सिंपल से तार को ही लगा देते हैं। तो याद रखना फ्यूज के तार का गलनांक हमेशा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ताकि जब किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, वायर हिट हो, तो उससे पहले जैसे ही फ्यूज का तार हिट होगा तो वो गल जाएगा, वहां पे वो टूट जाएगा। टूटने के बाद सर्किट में आगे जो होता है विद्युत धारा नहीं जा पाती है, जिसके कारण से जो भी हमारा यंत्र यानी जो भी डिवाइस कार्य कर रहा होता है उसकी सुरक्षा हो पाती है, इसीलिए इसको सुरक्षा युक्ति भी कहा जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो फ्यूज के तार का गलनांक क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। हमारा ऑप्शन। अगला सवाल, एक विद्युत बल्ब 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है, तो इसमें धारा क्या होगी? फटक से बना देखो, फटक से कितना सारा सवाल हमारा आज बन गया। एक 12 वोल्ट यानी भी वोल्ट के बारे में दिया हुआ है बबुआ। वोल्ट कितना दिया है? 12 वोल्ट यदि हमका दिया हुआ है और हमको निकालना क्या है? एक विद्युत बल्ब 12 वोल्ट भी बराबर दे दिया, कितना है? विभवांतर 12 वोल्ट, ठीक है। 60 वाट, P बराबर कितना है? 60 वाट पर अंकित है। इसमें विद्युत धारा क्या होगा? विद्युत धारा क्या होगा यानी I बराबर हमको नहीं है पता। P बराबर भी I बराबर P बट्टा भी। अब P का वैल्यू तो आप पता है, P का वैल्यू कितना दे दिया है? 60 दिया है। अब V का वैल्यू कितना दिया है? 12 दिया है। काटा देगा 12 पंच कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 5 एम्पियर है किधर? आंसर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो एक चीज देखिए, विद्युत धारा से भी 3 से 4 सवाल आपको एक ईयर के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा ये सारा कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में काम आएगा। रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या है? रेखीय प्रसार गुणांक याद रखना, जब किसी पदार्थ में, जब किसी धातु में आप गर्म करोगे तो उसमें एक फैलाव होगा, यही फैलाव कहलाता है प्रसार। यहां पे प्रसार जो होगा, 3 तरह का प्रसार गुणांक के बारे में हमने आपको जानकारियां दी है। पहला बात ध्यान रखना, रेखीय प्रसार गुणांक जिसे अल्फा से डिनोट करते हैं। दूसरा हो जाता है हमारा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जिसे हम बीटा से डिनोट करते हैं। पहला है रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा, और आयतन प्रसार गुणांक ये होता है कौन सा? गामा। कंप्लीट। इन तीनों में रिलेशन याद रखना, अल्फा बराबर बीटा बटे 2 बराबर गामा बटे 3। अगर सवाल और चेंज करे, अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा तोरा से पूछ दे 1:2:3, अब तक के एग्जाम में ये 3 कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। यहीं से निकलेगा अल्फा बराबर बीटा बटे 2 ना, तो यहां पे लिख सकते हैं बीटा बराबर 2 अल्फा या गामा बराबर 3 अल्फा। सारा कुछ को कैलकुलेट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फटक से, ये सारा सवाल एग्जाम में हॉल में मिलेगा आपको। अल्फा बराबर अगर फॉर्मूला पे चलोगे, मेन फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो आंसर याद रखना, अल्फा बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई गुना ताप में परिवर्तन, यानी L2 माइनस L1 बटा L1 गुना लिखेंगे कौन सा? T2 माइनस T1। इसी को शॉर्ट में लिखोगे, परिवर्तन चेंजिंग है ना बबुआ, तो यहां पे लिखेंगे डेल L बटे L1 गुना डेल T। इस तरह से ये सारा का सारा सवाल एग्जाम में कुछ भी रह सकता है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
पूरा का पूरा चैप्टर में आपको विस्तार से देखना है। चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल, ये सवाल कहता है निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सी परिघटना इंद्रधनुष के बनने में सम्मिलित है, यानी किस घटना के कारण से इंद्रधनुष बनता है। तो हमने बताया है इंद्रधनुष में बाबू 7 रंग दिखाई देता है, वर्ण विक्षेपण तो होगा ही होगा। यहां पे इंद्रधनुष परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसमें 100 घटना है, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देख तो सब किसमें है, परावर्तन, अपवर्तन तथा विक्षेपण ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन न आया, नहीं हो गई। अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और यहां पे कहता है परावर्तन। एक चीज देख, अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां पे देख, अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मेन पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहां पे, अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन, आना आंतरिक परावर्तन नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, अच्छा विक्षेपण, प्रकीर्णन ना। एक ऑप्शन हमको नजर आ रहा है मात्र, एक ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर जरा गौर करना, ऑप्शन नंबर बी को गौर कीजिए, अपवर्तन, ठीक है, विक्षेपण, कलर बनता है, अपवर्तन हो गया, विक्षेपण हो गया। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहां पे तो दे रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिए, अगला सवाल, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, दर्पण कौन सा, अवतल। तो एक काम करते हैं ना, पहले अवतल दर्पण को बना ही डालते हैं। अवतल दर्पण जैसे बनाएंगे कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आने लगेगा। एक अवतल दर्पण बना लिए, ये साइड में कलई क्या भरेगा, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर है, और दर्पण में सभी दूरी को मापेंगे कहां से, ध्रुव से। जो ध्रुव कहां पे बबुआ, यहाँ पे है, और ध्रुव से याद रखिएगा, अगर ऐसे ग्राफ लेता है, यहाँ पे प्लस वाला, ई प्लस वाला, ई माइनस और ई वाला भी माइनस, इस डायरेक्शन में तू मापेगा पॉजिटिव, इधर मापेगा निगेटिव, और सभी दर्पण में सभी दूरी मापेंगे कहां से, पॉइंट पी से, यहां से मापेंगे इधर बबुआ, तो यहां पे एफ बराबर हो जाएगा निगेटिव, कितना है, -15 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी यानी, अच्छा वक्रता त्रिज्या दिया है, तो वक्रता त्रिज्या यानी ये आर के बारे में दिया था, क्या दिया था, आर, आर का वैल्यू कितना था, -15। तो एफ बराबर आर बटे 2, आर का वैल्यू -15 बटे 2, -7.5, देखना -15 नहीं होगा, -7.5। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मानिए फटक से, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 27 खत्म हो गया, 28 नंबर, एक एंगस्ट्रम का मान होता है, कुछ देर पहले आपको बताया था मैंने। एक चीज देखो, एक सवाल में जो पहले बताया वो कहीं ना कहीं आपको आगे भी टच कर रहा है, और एक ही ईयर के एग्जाम में, तो कई सारे सवाल आपके हर एग्जामिनेशन में टच करना रहता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे कहता है एक एंगस्ट्रम का वैल्यू कितना होता है, एक एंगस्ट्रम का वैल्यू 10 पे पावर -10 मीटर, एक एंगस्ट्रम 10 पे पावर -10 मीटर किधर है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, फटाफट से हमारी आंसर। अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके पास में, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, वही संबंध है जो अभी हमने तुरंत आपको बताया था। क्या बताया था बंधु, एफ बराबर आर बटे 2, एफ बराबर आर बाय 2, एफ बराबर आर बाय 2 है, ये देखना पहला नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रहा है, एफ बराबर आर बटे 2 या फिर आर बराबर 2f, तो यहाँ पे एफ बराबर 2 आ रहा है, नहीं होगा, ठीक है ना, कंप्लीट एफ बराबर आर बाय 2। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपको, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी सौर सेल यानी सोलर प्लेट जो आप लोग लेते हैं वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो सिंपल से उसमें आ कौन सा ऊर्जा है, सौर ऊर्जा। किस में जा रहा, वायर में, तो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, देख तो विद्युत ऊर्जा में, हाँ जी, किस ऊर्जा से, यानी सौर ऊर्जा को किस में बदलता है, सौर ऊर्जा को तो विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कंप्लीट हो जाते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अभी जो हम लोगों का चल रहा था ये 2018 का क्वेश्चन बैंक का था, पूरे का पूरा सवाल
जिसमें हम लोगों ने अभी फिजिक्स का पूरा सॉल्यूशन किया। एक चीज ध्यान रखिए, इसमें 30 सवाल को हमने देखा, लेकिन 30 सवाल को हमने बनाने में थोड़ा सा समय दिया, क्योंकि इसमें एक सवाल पे आधारित जितने भी एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले सवाल निकल सकते थे, हमने उसके बारे में यहां पे अध्ययन किया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट करके जानकारी अवश्य देंगे। और जिन छात्रों को किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही होगी तो वे छात्र हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं अपना एक मोबाइल नंबर दे रहा हूं, मोबाइल नंबर है 8271535277, यानी 8271535277। इस पे आप व्हाट्सएप करके भी हमसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। और जो अब तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे, टेलीग्राम का मैं लिंक नीचे दे दिया हूं, वहां से जुड़ जाएंगे। और इस चैनल पे बहुत सारे मजेदार ढंग से पढ़ाई कराई जा रही है, तैयारी करवाई जा रही है पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल वगैरह की, तो आप इससे जुड़ करके पढ़ाई को भी एक अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।